Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Maria Khan and I am from SCA Ali Coaching Academy, Ahmedabad. And I welcome you all to the discussion of first quarter test. Okay. So, we will discuss the first 4 MCQs. The MCQ number 1 is, which of the following is closest to a yard? Right? अब ये चैप्टर नंबर 1 का MCQ है क्योंकि ये फर्स्ट क्वार्टर टेस्ट का फर्स्ट MCQ था, ठीक है। तो उसमें जो आपका सिलेबस था दैट वाज चैप्टर 1, चैप्टर 2, राइट। तो वो जो पूरा सिलेबस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था कि चैप्टर 3 के कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड है, कौन से एक्सक्लूड है, ठीक है। तो ये जो हमारा बिल्कुल फर्स्ट MCQ है ये चैप्टर 1 का MCQ है और चैप्टर 1 में जो आपके पास मेजरमेंट्स है लाइक दैट इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज। तो उसमें जो हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट कि 1 यार्ड कितने मीटर्स के बराबर होता है, ठीक है, या जो डिफरेंट हमने प्रीफिक्सेस पढ़े थे उन सब चीज़ों से ईटा में लाजमी एक MCQ आता है, ठीक है। और ये जो है ये भी पास्ट पेपर का MCQ है। तो अब इसमें आपको ये बता रहा है कि 1 यार्ड के बराबर इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। 1 यार्ड के करीब कौन सी वैल्यू है, ठीक है, 1 यार्ड के करीब कौन सी वैल्यू है। ऑप्शन ए इज 0.01 मीटर, ऑप्शन बी 0.1 मीटर, ऑप्शन सी 1 मीटर एंड ऑप्शन डी इज 100 मीटर्स, राइट। तो इसके लिए आपने सिंपल एक रिलेशन आपने याद रखना है। इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि हिंट या ट्रिक दैट इज कि आपसे कहा गया है अ यार्ड। अ यार्ड का मतलब ये है 1 यार्ड, राइट, 1 यार्ड। तो 1 यार्ड के बराबर कौन सी वैल्यू होती है, दैट इज 0.8 मीटर, ठीक है। अब ये रिलेशन, ये जो वैल्यू है ना ये आपको याद होनी चाहिए। 1 यार्ड में इतने मीटर्स होते हैं, ठीक है, 1 यार्ड में इतने मीटर्स होते हैं। तो अब ये देखिए इस वैल्यू को अगर आप देखें तो ये इनमें से किसी भी वैल्यू के बराबर नहीं है। इट मीन्स आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब है जो इसकी सबसे करीब वैल्यू हो, ठीक है। तो 0.8 इसकी सबसे करीब वैल्यू हमारे पास बन रही है 1 मीटर, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 0.2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी ये रिलेशन है, 1 यार्ड में इतने मीटर्स है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन अब आपको करेक्ट नजर आ रहा है जो 0.8 मीटर के सबसे करीब हो, एंड दैट इज 1 मीटर। ओके, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन MCQ नंबर 1. Then we have MCQ number 2 which is the dimensional formula of electric dipole is, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब है डायमेंशन, राइट। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास एक क्वांटिटी है, राइट, जो आप इंशाल्लाह सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका डायमेंशन क्या है। ऑप्शंस आर गिवन। ऑप्शन ए इज M3L2T0A1, ऑप्शन बी M0L1T1A1, ऑप्शन सी M0L1T1A0 एंड ऑप्शन डी इज M2L1T2A2, राइट। तो अब इसको देखिए, इसका सिंपल फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होगा, आपको ऑलरेडी याद होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल या सिंपली आप इसको डाइपोल भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको आप डाइपोल भी कह सकते हैं। और ये पोलराइजेशन वाले टॉपिक में डिस्कस हुआ है सेकंड ईयर के चैप्टर में। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये है, ये डिनोट होता है P से, राइट, P इक्वल टू QD, where Q is the charge, D is the distance between 2 charges. Okay, Q is the charge, D is the distance between 2 charges and P represents electric dipole. तो अब इसको अगर हम इनके यूनिट्स में लिखें, Q इक्वल टू IT एंड D इक्वल टू डिस्टेंस, सो डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, T इज टाइम, I इज करंट, सो एम्पेयर सेकेंड मीटर। और इसका मतलब ये है मीटर इज L, सेकेंड इज T एंड A, राइट। अब ये देखिए L1T1A1, इसमें कोई M नहीं है तो इसका डायरेक्ट आपको पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे भी M नहीं है लेकिन यहाँ पे A0 है, ठीक है। अब इस पे M नहीं है लेकिन यहाँ पे तीनों 1 है, तो इट मीन्स पहले आपने क्या करना है, M0 को देखना है, ठीक है। M0 को क्यों देखना है, क्योंकि इसमें मास नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए इसका आसान तरीका ये है कि या तो ये आप सोल्यूशन के थ्रू करें, ठीक है। इससे क्या आ रहा है हमारे पास M0L1T1A1,
ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन इसको अगर आप सिंपल डायरेक्ट देखने से आप सॉल्व कर सकते हैं तो वो आप इस तरह कर सकते हैं कि आपने देखना है कि P का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज P इक्वल टू क्यू डी, राइट, P इक्वल टू क्यू डी, क्यू इज द चार्ज, डी इज द डिस्टेंस। तो इसमें मास कहीं पे नहीं है, मास नहीं है तो m0 होगा, ठीक है। अब इसमें m0 वाली दो ऑप्शंस है हमारे पास, m0 एंड m0, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसमें a0 है, इसमें a1 है, तो चूंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में Q है, ठीक है, चार्ज है, इट मीन्स वहाँ पे करंट भी होगा और करंट का यूनिट है एम्पेयर, ठीक है। तो एम्पेयर फॉर्मूले में है तो A0 नहीं हो सकता, A1 होगा। तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये दोनों तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे M3 है, यहाँ पे M2 है, M इसमें है ही नहीं फॉर्मूले में, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है ना, देयर इज नो M, मीन्स देयर इज नो मास, राइट। अगर मास नहीं है तो डायमेंशन में आपका m नहीं होगा, तो डायरेक्ट आप इसको देख के भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायमेंशन कौन सा होगा। इसमें a0 है, इसमें a1 है, ठीक है, m दोनों में 0 है, राइट, m दोनों में 0 है, लेकिन उसमें a1 है, इसमें a0 है, तो a0 नहीं है क्योंकि फॉर्मूला में चार्ज है। जहाँ पे भी चार्ज की बात होगी वहाँ पे करंट की बात होगी, करंट की बात होगी तो करंट का जो डायमेंशन है दैट इज a, ठीक है, क्योंकि उसका ऐसा यूनिट है एम्पेयर, राइट। तो एम करंट है, इट मींस A1 होगा। तो डायरेक्ट देख के आप बता सकते हैं दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देन MCQ नंबर 3, न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, B वर्क, C पावर एंड D लीनियर मोमेंटम। ओके, जो आपका न्यूटन सेकंड है वो इनमें से कौन सी क्वांटिटी की यूनिट के बराबर है, ठीक है। जो आपका न्यूटन सेकंड है, ठीक है, न्यूटन सेकंड इनमें से कौन सी क्वांटिटी के यूनिट के बराबर है। अब देखिए डायरेक्ट इसको देखिए वर्क, क्योंकि हमने ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू MCQ सॉल्व करने हैं ना। ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब ये है कि पहली नज़र में आपको आइडिया हो जाता है कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो उसको आपने डायरेक्ट एलिमिनेट करना है। क्योंकि अगर सपोज ये देखिए वर्क को अगर आप देखिए तो वर्क का यूनिट है जाउल एंड जाउल इज न्यूटन मीटर, नॉट न्यूटन सेकंड, ठीक है। इट मीन्स ये तो हो ही नहीं सकता, इसको आप एलिमिनेट कर दें, राइट। फिर इसको देखिए पावर, पावर इक्वल टू द रेट ऑफ वर्क डन, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम का मतलब ये है वर्क का यूनिट है जाउल, टाइम का यूनिट है सेकंड, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड, ठीक है। इट मींस उसमें मीटर आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता, राइट। फिर आपने देखना है इसको एंगुलर मोमेंटम को। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस रह गए, एक है एंगुलर मोमेंटम, दूसरा है लीनियर मोमेंटम, राइट। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम में हमारे पास आ जाते हैं L इज इक्वल टू R क्रॉस P, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाई द मोमेंट आर्म, ठीक है, R क्रॉस P। फिर P हमारे पास है mv, मास इंटू वेलोसिटी, और रेडियस जो है वो मीटर है, ठीक है। मास का यूनिट है kg, वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड, और आपके पास एक R आ गया दैट इज मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ गया। इट मींस ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको अगर आप देखें ना, न्यूटन सेकंड का मतलब ये है न्यूटन इज F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो मास kg, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो न्यूटन के बराबर हुआ, राइट। एक सेकंड ये है। अब ये सेकंड आपके पास अगर हम पर हटाते हैं ना तो ये -2 होगा, ठीक है। पर का मतलब है ये डिवीजन में है ये चीज़, और जब उसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये -2 और ये s है तो ये होगा +1, राइट, -2 + 1 विच इज -1। सो kg मीटर s -1 या पर सेकेंड, राइट। इसका मतलब ये है कि इसका इक्विवेलेंट आपने देखना है, तो एंगुलर मोमेंटम नहीं हो सकता क्योंकि उसमें मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि डायरेक्ट ये लीनियर मोमेंटम के बराबर है, कैसे, P इज इक्वल टू mv, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। और इसको अगर आप देखिए m इज kg एंड v इज मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड, राइट। अब देखिए आपने क्या करना है, आपने कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है। कॉमन सेंस का मतलब ये है कि MCQ के ऑप्शंस को देखिए, ठीक है, और MCQ स्टेटमेंट गौर से रीड करें। अब स्टेटमेंट में आपको गिवन है कि न्यूटन सेकंड, तो डायरेक्ट आपको
पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन हो सकते हैं, ये ऑप्शन हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता, फिर उन दोनों में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना, वर्क को हमने एलिमिनेट किया क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारा कॉमन सेंस कह रहे हैं। पावर कैन नॉट बी इक्वल टू न्यूटन सेकेंड, ठीक है, तो उसको भी हमने एलिमिनेट किया। इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। तो अब एक आपके पास है एंगुलर मोमेंटम, दूसरा है लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर क्रॉस P, ठीक है, यानी RmV, राइट। RmV का मतलब ये है कि उसमें मीटर स्क्वायर आएगा, एक वेलोसिटी का मीटर स्क्वायर आएगा, एक रेडियस का आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास मीटर स्क्वायर इसमें है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इट मीन्स अल्टीमेटली हमारे पास ऑप्शन डी रह जाएगा। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड। MCQ नंबर 4, अ कार मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। अब ये देखिए रेडियस आपको गिवन है दैट इज 1 मीटर, ओके। ट्रेवर्सेस का मतलब ये है ट्रेवल्स, कवर्स, ओके। ट्रेवर्सेस एन एंगल ऑफ 57.32 डिग्री। अब असल में यहाँ पे ये ट्रिकी पॉइंट है कि एंगल आपको गिवन है 57.32 डिग्री। इसका रिलेशन हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि 57.32 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होते हैं। जो रेडियन और डिग्री के दरमियान रिलेशन था ना, वो यहाँ पे यूज होगा। 57.32 डिग्री द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अलोंग द सर्कल इज, ठीक है। एंगल आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है और आपसे मांगा गया है डिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। डिस्टेंस की वैल्यू आपसे मांग रहे हैं। ऑप्शन ए इज 57.3 मीटर, ऑप्शन बी 1 मीटर, ऑप्शन सी पाई मीटर, ऑप्शन डी पाई बाई 2 मीटर, ओके। तो आपने डायरेक्ट इसमें ये ट्रिक अप्लाई करना है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.32 डिग्री, राइट। ये इसका हिंट हो गया। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.32 डिग्रीज, ओके। और इसमें अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। रेडियस भी आपको गिवन है दैट इज 1 मीटर, राइट। और थीटा आपके पास ये हो गया, थीटा इज इक्वल टू 57.32 विच इज इक्वल टू 1 रेडियन, ओके। तो हम 1 रेडियन की वैल्यू सपोज करेंगे। वैल्यू आपने किसकी फाइंड करनी है, डिस्टेंस की। तो डायरेक्ट वो रिलेशन अप्लाई करें जो आपके पास फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू आर थीटा। R इज 1, ठीक है, रेडियस इज 1 मीटर एंड थीटा इज 1 रेडियन, सो दिस इज इक्वल टू 1 मीटर। एंड स्टूडेंट्स कहाँ पे गलती करते हैं, इसमें इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो इसका आपके पास डिस्टेंस बनेगा 57.3, बट दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, राइट। इसमें एक्चुअली 2 हिंट्स यूज हो रहे हैं या 2 फॉर्मूलाज या 2 ट्रिक्स अप्लाई हो रहे हैं। वो कौन कौन सी, एक आपको ये ऑलरेडी पता है, ठीक है, आपने जस्ट अप्लाई करने हैं MCQs में। ऑलरेडी आपको पता है कि 1 रेडियन में इतनी डिग्रीज है, ठीक है। वो अगर आपको डिग्रीज में गिवन हो, ठीक है, अगर आपको डिग्रीज में गिवन हो तो आप उसका रेडियन इक्विवेलेंट यूज कर सकते हैं। लाइक यू ऑलरेडी नो 1 रेडियन इक्वल टू 57.32 डिग्रीज, ठीक है। एक रेडियन में 57.32 डिग्रीज होते हैं और आपको गिवन है कि रेडियस है 1 मीटर और आपने डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है कि इतने टाइम में या इतने रेडियस के अलोंग इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो उसके लिए आपके पास दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है S इक्वल टू आर थीटा, ओके। फिर वैल्यूज आपको गिवन है, जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करें और आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी विच इज 1 मीटर। सो B इज योर करेक्ट ऑप्शन। Okay, next MCQ is MCQ number 5. The statement is the power loss in a resistor is calculated by using the formula P equal to V square divided by R, ठीक है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो एक्सप्रेशन या फॉर्मूला आपको गिवन है उसको आपने उसी टाइम ही अंडरलाइन करना है। The uncertainty in potential difference is 5% and resistance R is 3%, ओके। यानी पोटेंशियल डिफरेंस में जो अनसर्टेनिटी है दैट इज 5% और रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी है 3%, ओके। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन P, राइट। P का मतलब ये है जो आपके पास पावर लॉस है। तो आपको अनसर्टेनिटी गिवन है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस में और रेजिस्टेंस में, और आपने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है
पावर लॉस में, ठीक है, या सिंपल पावर में। तो इसमें टोटल अनसर्टेनिटी इज जस्ट आपने वो शॉर्टकट आपने अप्लाई करने जो मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है कि P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो इसमें डिवीजन रूल अप्लाई होगा और एक्सपोनेंट रूल अप्लाई होगा, राइट, डिवीजन रूल एंड एक्सपोनेंट रूल। तो इसका सोल्यूशन है 2 मल्टीप्लाई बाई V प्लस R, और डायरेक्ट जो वैल्यूज है इसमें पुट करें 2 मल्टीप्लाई बाई V, यानी जो पावर में होगा वो आके इस बेस के साथ मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड में जो है वो ऊपर जाके इसके साथ ऐड हो जाएगा, राइट। वोल्टेज में अनसर्टेनिटी आपको गिवन है दैट इज 5%, 2 + 5%, इसको आप डेल्टा V और डेल्टा R भी लिख सकते हैं क्योंकि दिस इज अनसर्टेनिटी। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5%, रेजिस्टेंस में आपको गिवन है 3%, ओके, 5 and 3। So this is 10 + 3 which is equal to 13%, okay, so C is your correct option। This was very simple। इसी टाइप के आपके MCQs आते हैं कि आपको सपोज 3 क्वांटिटीज है, इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स है, तो 2 वेरिएबल्स में अनसर्टेनिटी आपको गिवन होती है, एक वेरिएबल में आपने फाइंड करनी होती है, राइट। तो उसमें आपके पास एक रूल अप्लाई होगा, या डिवीजन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, एक्सपोनेंट रूल, ठीक है। फिर एक और बात मैंने आपको बताई थी कि अनसर्टेनिटी का रूल ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अनसर्टेनिटीज आपस में सब में ऐड होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन जो टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज होती है वो डिफरेंट होती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू ऐड होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेटिव अनसर्टेनिटी की वैल्यू ऐड होती है, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। फिर नेक्स्ट MCQ हमारे पास है MCQ नंबर 6, विच वन इज द स्मॉलेस्ट। इन सब में से सबसे छोटा कौन सा है, यानी 10 रेज़ टू पावर में जो नंबर होगा ना वो सबसे छोटा कौन सा है। तो अब इसको, अब इसमें भी आपने कॉमन सेंस अप्लाई करना है। मेगा इंटू गीगा, मेगा इज 10 रेज़ टू पावर 6, गीगा इज 10 रेज़ टू पावर 9, तो ये तो सबसे बड़ा है, 6 + 9 इज 15, ओके। दिस इज गीगा एंड एक्सा, गीगा इज 10 रेज़ टू पावर 9 and exa is 10 raised to power 18, 18 + 9 is 27, ठीक है, तो ये भी छोटा नहीं है। माइक्रो, नैनो, माइक्रो is 10 raised to power -6 and this is 10 raised to power -9, तो -6 -9 this is -15, ओके। अब ये पॉसिबल हो सकते हैं लेकिन इसको भी हमने चेक करना है। 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर is 10 raised to power -2 मीटर, -2, और ये है 3, -2 + 3 is -2 + 3 is 1, राइट। तो इसके इक्विवेलेंट मैं लिख लूँ, अगर ये है 6, ये है 9, तो 10 raised to power 15, ओके। ये है 9 और 18, 10 raised to power 27, राइट। ये है -6 -9 -15, ओके, एंड दिस इज -2 + 3 विच इज 1। अब देखिए 3 इसमें पॉजिटिव है और ये इसमें नेगेटिव में है, इट मीन्स ये सबसे छोटी वैल्यू है क्योंकि हमने इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वाला बताना है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसकी आप डायरेक्ट इस तरह की जो MCQs होते हैं ना जिसमें प्रीफिक्सेस को आप उसमें मल्टीप्लाई किया जाते हैं, इसकी आप डायरेक्ट कैलकुलेशन किया करिए, पेज पे ना करिए, डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन करके इसका इक्विवेलेंट लिखिए, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट इसका इक्विवेलेंट लिखिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। फिर जो भी चीज़ आपसे मांगी जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करें। जिस तरह यहाँ पे हमसे मांग रहे हैं कि स्मॉलेस्ट आपने फाइंड करने, तो स्मॉलेस्ट का मतलब ये है कि सबसे छोटी वैल्यू विच इज़ -15, okay। Next MCQ is MCQ number 7, which is 1 Newton is equal to dash, 10 raised to power 7 dyne, 10 raised to power 5 dyne, 10 raised to power 3 dyne and 10 raised to power 4 dyne, ठीक है। अब ये भी आपके पास एक रिलेशन है, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती है जो अपने माइंड में उनको याद करना होता है, यानी उनको अपने वो वैल्यूज़ आपने याद करनी होती है। एक्चुअली ये जो डिफरेंट यूनिट्स की इक्विवेलेंट वैल्यूज़ होती है ना कि इतने न्यूटन इतने डाइन्स के बराबर है, इतने डाइन्स इतने न्यूटन के बराबर है, ठीक है। इस तरह ये इतनी जाउल में इतने अर्ज होते हैं, तो ये जो डिफरेंट इक्विवेलेंट वैल्यूज़ होती है ना, ये पूरा टेबल ये आपने याद करनी होती है वैल्यूज़। तो ये भी उस टाइप का MCQ है और ये पास्ट पेपर की, एक्चुअली ये सारे पास्ट पेपर के MCQs है, ये बार बार रिपीट हुई है, सो दे आर ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन्स, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to power 5 डाइन्स, ये आपने याद रखना है। 10 raised to power 5 डाइन्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है।
तो अगर आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा ना, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स होते हैं, इट मीन्स कि 1 डाइन में कितने होंगे, 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। ओके, 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। तो ये दोनों रिलेशंस आपने याद रखने हैं कि 1 न्यूटन में इतने डाइन्स होते हैं और 1 डाइन में इतने न्यूटन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है ये कि 1 न्यूटन में कितने डाइन्स है, सो देयर आर 10⁵ डाइन्स। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट वन इज विच एक्सप्रेशन, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करना है, विच एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू फेरेड। फेरेड का मतलब ये है जो कैपेसिटेंस का यूनिट है, कैपेसिटेंस C, और इसका हमने डायमेंशन में एक ट्रिक डिस्कस किया था, वो लवर्स वाला। ठीक है, LVRCE, L stands for inductance, V stands for voltage, R stands for resistance, C stands for capacitance and the last one was epsilon, right? उनकी हमने डायमेंशंस निकाले थे और उसका मैंने आपको पूरा एक ट्रिक बताया था कि ये जो टेबल है ये आपने याद रखने और इन सब क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस आप फिर ओरली बता सकते हैं। तो ये जो आपके पास है कि फेरेड के बराबर कौन सा है, फेरेड के बराबर कौन सा है, ऑप्शन ए इज kg मीटर पर सेकेंड पर एम्पेयर, ऑप्शन बी kg पर स्क्वायर मीटर -1 s-2 and a-1, C is kg-1 m-2 s4 a1 and D is kg-1 m-2 s4 a2। ओके, अब इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो ये आपको उस ट्रिक से याद होना चाहिए कि आपके पास जो मैंने आपको बताया था उसमें कैपेसिटेंस का आपके पास बन रहा है, कैपेसिटेंस का, इसकी सोल्यूशन को आप यहाँ पे देखिए, वो आपके पास इस तरह था MLTA। ओके, कैपेसिटेंस के लिए है -1 -2 4 2। ओके, -1 -2 4 2। अब इसमें देखिए -1 है मास का विच इज kg, तो kg-1 ये है लेंथ, मीटर -2 ये है टाइम, सो दिस इज सेकेंड 4 एंड ये है एम्पेयर 2। ओके, वो टेबल ऑलरेडी आप लोगों ने नोट किया होगा, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे आपने अप्लाई करनी है। कैपेसिटेंस का आपके पास यूनिट ये बन रहा है kg-1 मीटर -2 s4 एंड a2, और इसको अगर आप देखें तो डायरेक्ट अगर वो ट्रिक आप अप्लाई करें तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि दिस इज इक्वलेंट टू। ओके, नेक्स्ट MCQ इज MCQ नंबर 9। द स्टेटमेंट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। इसका भी मैं आपको ऑलरेडी ट्रिक बता चुकी हूँ। 8 पार्ट्स में अगर पूरे सर्कमफ्रेंस को आप डिवाइड करें तो हर पार्ट का एंगल कितना होगा, ठीक है, हर पार्ट कितना एंगल बनाएगा। ऑप्शन ए इज π/2 रेडियन, ऑप्शन बी π/4 रेडियन, ऑप्शन सी π/6 रेडियन एंड ऑप्शन डी इज π/16 रेडियन। ओके, तो अब देखिए इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो, ठीक है, सरकमफ्रेंस को, पूरे सरकमफ्रेंस को जितने पार्ट्स में डिवाइड किया हो, एंगल आप हर पार्ट का किस तरह फाइंड करेंगे। तो इसका आपके पास ट्रिक ये है, ट्रिक इज 2π डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पार्ट्स। ओके, नंबर ऑफ पार्ट्स। अब नंबर ऑफ पार्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, इन दिस केस द नंबर ऑफ पार्ट्स आर 8, राइट, सो 2π divided by 8 which is equal to π/4 radian। okay, π/4 radian which is option B। तो डायरेक्ट आपने ये ट्रिक अप्लाई करने, जो भी पार्ट्स आपको गिवन होंगे उसको 2π पे डिवाइड करें, दैट विल बी योर एंगल इन रेडियन। ओके, नेक्स्ट MCQ हमारे पास है MCQ नंबर 10। How many cubic nanometers are in a cubic micrometer? एक माइक्रोमीटर क्यूब में कितने नैनोमीटर्स क्यूब होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने डायरेक्ट ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, डायरेक्ट आपने सिंपल रिलेशन अप्लाई करना है। वो क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। अब देखिए, माइक्रो इज 10⁻⁻6 एंड नैनो इज 10⁻�9। तो ये बराबर कब होंगे, जब इसके साथ हम 3 ऐड करेंगे। ओके, जब इसके साथ हम 3 ऐड करेंगे तो ये क्या होगा,
-9 + 3 which is equal to -6 and -6 is equal to माइक्रो. ओके, तो ये किसके बराबर है? 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ नैनोमीटर्स. ओके, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻³ नैनोमीटर्स. ये हो गया. अब हमने ये तो हमें पता चल गया कि इन दोनों में रिलेशन ये है. हमने फाइंड क्या करना है कि 1 माइक्रोमीटर क्यूब में कितने नैनोमीटर क्यूब होते हैं. तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं. 10⁻³ क्यूब, क्योंकि हमने क्यूब फाइंड करना है ना. दोनों साइड पे हमने क्यूब ले लिया. 1 माइक्रोमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ क्यूब एंड नैनोमीटर क्यूब. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 3 इज 9 नैनोमीटर क्यूब. 1 माइक्रोमीटर क्यूब में 10⁻9 नैनोमीटर क्यूब होते हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Then we have MCQ number 11 which is which of the following is both unitless and dimensionless. इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है. राइट, ऑप्शन ए इज प्लेन एंगल. प्लेन एंगल का यूनिट है दैट इज रेडियन, मीन्स ये यूनिटलेस नहीं है. सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 2 इज सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल का यूनिट आपके पास है स्टेरेडियन, मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट अ यूनिटलेस क्वांटिटी. ठीक है, सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है कि दिस इज डिनोटेड बाय एन, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट वैक्यूम. इसका मतलब ये है ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है. स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स ये यूनिटलेस भी है और इसका कोई डायमेंशन भी नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस. अब तक हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये बन रहे हैं, लेकिन डी को भी हम चेक करें. मैकेनिकल हीट इक्विवेलेंट या मैकेनिकल हीट कैपेसिटी भी आप इसको कह सकते हैं. मैकेनिकल हीट कैपेसिटी का मतलब ये है, अगर आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी ने कितना हीट एब्जर्व किया है, जज़ब किया है. द अमाउंट ऑफ हीट एब्जर्व्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. ओके, the amount of heat observed per unit change in temperature. right, तो इसका मतलब ये है कि heat capacity या heat equivalent is equal to heat observed divided by temperature. heat is an energy, joule per Kelvin. तो इसका यूनिट आपके पास है joule per Kelvin. इट मीन्स ये यूनिटलेस नहीं है. अगर यूनिटलेस नहीं है तो इसी से आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो वो यूनिटलेस भी नहीं है, डायमेंशनलेस भी नहीं है. स्टेरेडियन और रेडियन जो आपके पास है तो ये यूनिटलेस नहीं है लेकिन ये डायमेंशनलेस है. ठीक है, और ये जो क्वांटिटी है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये यूनिटलेस भी है, डायमेंशनलेस भी है. ठीक है, तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन. देन MCQ नंबर 12 इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. प्रेशर P एंड वॉल्यूम V हैज द सेम बेस यूनिट्स एज. यानी प्रेशर और वॉल्यूम को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसके बराबर उसका यूनिट आएगा. ठीक है, नंबर ए इज पावर, नंबर बी इज एनर्जी, सी फोर्स, डी हीट कैपेसिटी. राइट, तो अब इसको अगर आप चेक करें, प्रेशर इनटू वॉल्यूम. प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम अपनी जगह पे. ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम आपके पास है एरिया इंटू लेंथ. एरिया कैंसल आउट, फोर्स इंटू लेंथ विच इज इक्वल टू न्यूटन मीटर एंड दिस इज इक्वल टू जाउल. और जाउल किस चीज का यूनिट है? पावर का नहीं है, पावर का है वॉट, इसका है जाउल, इसका है न्यूटन, इसका है जाउल पर केल्विन. राइट, सो दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. Okay, so we have the next MCQ which is MCQ number 13. The statement is, अब देखिए पहले भी मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट को आपने गौर से रीड करना है. So in a football match 1000 स्पेक्टेटर होते हैं जो तमाशाई होते हैं. ठीक है, so 1000 स्पेक्टेटर्स आर काउंटेड वन बाय वन. इसके लिए भी मैंने आपको ये तरीका बताया था कि अगर स्टेटमेंट में आपको गिवन हो वन बाय वन, इट मीन्स कि आपके पास अलग अलग, ये देखिए ये अलग अलग आपके पास 1000 लोग हैं. ठीक है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर इन द फाइनल रिजल्ट. इसका मतलब ये है
कि आपके पास एक ग्राउंड है, ठीक है, फुटबॉल मैच हो रहा है और वहाँ पे जो तमाशाई बैठे हुए हैं वो टोटल 1000 है, ठीक है, 1000 स्पेक्टेटर्स है और उनको एक एक करके काउंट किया गया है। तो टोटल आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? अगर टोटल 1 बाय 1 आप उनको काउंट करें तो 1 से लेकर आप 1000 तक काउंट करेंगे तो टोटल ये नंबर बन गया आपके पास। अब आपने इस पे सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली रूल्स अप्लाई करने हैं। उसमें एक आपके पास स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था, अगर 1 बाय 1 आए तो फिर आपने सब नंबर्स यानी वो जो नंबर आपको गिवन है ना उसमें सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे, लाइक 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4, राइट। यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं होंगे, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे 1 भी नहीं होगा क्योंकि एक रूल हमारे पास ये है कि अगर डेसिमल गिवन ना हो, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स को आप सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे और जीरोस को आप नॉन सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ये इस चीज़ की वजह से 1 बाय 1 की वजह से सारे नंबर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स है एंड द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। Next MCQ है MCQ number 14. In an electrical circuit, the current in a resistor is measured as 2.50 plus minus 0.05 milliampere. The resistor is marked as having a value of 4.7 ohm plus minus 2%. What would be the percentage uncertainty in power dissipated across the resistor? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो एक ट्रिकी चीज़ है ना, बाकी तो बहुत ईजी है, वही अनसर्टेनिटी की रूल्स अप्लाई करने हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ ये जो है ना, जो करंट की वैल्यू आपको गिवन है 2.5 प्लस माइनस 0.05 मिली एम्पेयर, ये पॉइंट ट्रिकी है। इसका मतलब ये है कि ये जो अनसर्टेनिटी है ना, इसको आपने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, इसको पहले आपने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ठीक है। कि जिस तरह आपके पास ये वाली वैल्यू है ना 2 यानी होल वैल्यू है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये आपके पास डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। तो इस वैल्यू में जिस तरह आपके पास 2% है, इसी तरह आपके पास ये वाली वैल्यू भी एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पावर में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, जिसका फॉर्मूला है P = I²R, राइट। अब जो आपके पास करंट में अनसर्टेनिटी है, करंट में ये देखिए 0.05 है, पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट इज इक्वल टू डेल्टा आई डिवाइडेड बाई आई मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। डेल्टा आई डिवाइडेड बाई आई मल्टीप्लाई बाई 100। डेल्टा आई का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू आपको गिवन होती है ना 0.05, दिस इज एक्चुअली डेल्टा आई divided by 2.5 multiplied by 100. So 0.05 divided by 2.5 multiplied by 100, right? अब देखिए यहाँ पे आप देखिए तो वो पॉइंट आप ख़त्म करने के लिए 10 वगैरह की कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो इससे आपके पास वैल्यू आएगी 2%। परसेंट क्यों आया? क्योंकि हमने इसके साथ 100 मल्टीप्लाई किए। अब इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एक MCQ है ना, उसमें दोनों वैल्यूज इस तरह है, उसमें आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो उसमें एक चीज़ आप ये याद रखिए कि पहले आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो ये जो है 0.05 डिवाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। तो इससे आप अगर अनसर्टेनिटी की वैल्यू निकालेंगे परसेंटेज, तो ये आ गया 2%। अब इस पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो 2 मल्टीप्लाई बाई आई प्लस आर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट इज 2% प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस इज 2%। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4 प्लस 2 इज 6%. So B is your correct option. Okay, so next हमारे पास है MCQ number 15. The number of significant figures in the measurement x is equal to 10.003
0 0। ठीक है, ये आपको देखिए मेजरमेंट गिवन है, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेटमेंट में आपको गिवन हो वर्ड मेजरमेंट या 1 by 1, तो अब आपको पता है कि ये जो डिजिट या जो नंबर आपको गिवन है इस पे आपने डायरेक्ट वो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले रूल्स अप्लाई करने हैं। ये देखिए ये आपके पास है, ये देखिए इसमें कोई लीडिंग ज़ीरो नहीं है, ये आपके पास जो ये ट्रैप्ड ज़ीरोज़ है और ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है, राइट। तो ट्रैप्ड ज़ीरोज़ भी आपके पास सिग्निफिकेंट होते हैं और ये वाले जो है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ ये भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इसका मतलब ये सब सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। सो द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 7। Next MCQ is MCQ number 16. Which one is the correct formula for finding the speed v of the ocean waves in terms of density rho? Density is rho, speed is v, sea water, and the acceleration of free fall, that is g, depth is h, and the wavelength lambda. राइट, अब देखिए स्टेटमेंट से आपको ये MCQ काफ़ी मुश्किल लगेगा क्योंकि इसमें अब आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये कह रहे हैं ना कि विच वन इज़ द करेक्ट फार्मूला। करेक्ट फार्मूला का मतलब ये है जो डायमेंशनली करेक्ट हो, डायमेंशनली वो होमोजीनियस होना चाहिए। द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, इस टाइप के MCQs में आपने क्या देखने हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन आ रहा है या यूनिट आ रहा है वो आपका राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन या यूनिट होना चाहिए, राइट। तो अब एक एक को ग्राफ चेक करें ना, v इज योर स्पीड, रो इज डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज हाइट, राइट। तो अब देखिए डेंसिटी का आपको पता है कि दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर ये स्पीड है ना तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो मीटर पर सेकंड है चारों ऑप्शंस में, राइट, मीटर पर सेकंड। तो राइट हैंड साइड पे भी आपका मीटर पर सेकंड आना चाहिए, राइट। तो इसको अगर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताऊं, इसको देखिए फर्स्ट वन अगर आप देखिए दैट इज रो जी एच अंडर द रूट, राइट। अब रो आपके पास क्या है kg, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या है आपके पास मीटर क्यूब, राइट। अब देखिए ये रो वाला तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस साइड पे हमारे पास है सिर्फ मीटर पर सेकंड, तो अगर इस साइड पे kg आ रहे इट मींस ये तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस साइड पे भी हमारे पास सिर्फ मीटर पर सेकंड आना चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, राइट। फिर इसको अगर आप देखिए इसमें भी रो है ना, g बाई रो, तो इसको भी एलिमिनेट करिए क्योंकि उसमें भी kg आएगा। इस तरह ये वाला है v इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई h, इसको अगर देखिए आप, g आपके पास एक्सेलरेशन है और h है हाइट, g डिवाइडेड बाई h, दिस इज मीटर पर सेकंड, g है मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई h है मीटर, राइट। अब देखिए ये मीटर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कोई मीटर नहीं है, इट मीन्स ये भी नहीं हो सकता, राइट। तो आप आखिरी आपके पास ये बच गया v इक्वल टू g लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ, दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड लैम्डा इज मीटर, राइट। अब ये मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा और इस पर स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा मीटर पर सेकंड विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट। इसका मतलब ये है योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राइट। और अब ये देखिए इसमें आपने पॉइंट कौन सा है जो आपने नोट करना है। क्वेश्चन में पॉइंट ये है कि विच वन इज करेक्ट फार्मूला। करेक्ट फार्मूला का मतलब ये है जो डायमेंशनली करेक्ट हो, जो डायमेंशनली होमोजीनियस हो, राइट। तो डायमेंशनल होमोजीनियस का मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट या डायमेंशन है एग्जैक्टली वही राइट हैंड साइड पे भी आए, राइट। तो वो आपके पास करेक्ट फार्मूला होगा, डायमेंशनली एक्यूरेट होगा। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Okay, so the next MCQ is MCQ number 17. The statement is quantity A is to be determined from the equation. A is a quantity which is determined from this equation B minus C. Okay, what is B?
B is a measurement which is measured as 1.27 plus minus 0.02 meter, and C is measured as 0.83 plus minus 0.01 meter. Calculate the percentage uncertainty in A to one significant figure. Options are option A 3%, B 2%, C 0.4%, D is 0.03%. ओके, तो अब इसमें आपने एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपने याद रखनी है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, जो प्लस माइनस के बाद वाली वैल्यू है लाइक दिस एंड दिस 0.02 एंड 0.01, राइट, ये जो दो वैल्यूज है ना ये पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये डेसिमल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए आप क्या करते हैं, आप रिलेटिव अनसर्टेनिटी को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। तो अब ये देखिए ये जो आपके पास है ना, यहाँ पे तो आपके पास सब्ट्रैक्शन है, लेकिन ये जो अनसर्टेनिटीज की वैल्यूज है आपको आपके पास, यू नीड टू कन्वर्ट देम टू अ होल वैल्यू, अ होल नंबर, राइट। पहले आपने इसको डेसिमल वैल्यू से कन्वर्ट करना है होल नंबर में, और देन आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू होती है ना, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, ठीक है, यानी एक होल नंबर आपके पास आ जाएगा। इस तरह इस वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे इस वैल्यू पे, ठीक है, दिस वैल्यू divided by this value, right, this is actually the value of C, so this is delta C and this is C, delta C divided by C multiplied by 100, right, similarly delta B divided by B multiplied by 100, ये तो आपकी अनसर्टेनिटीज आ जाएंगी, और फिर आपने A में टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। सो हाउ यू कैन डू दैट, फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट देम टू ए होल नंबर, तो आपके पास आ जाएंगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन बी, ओके, और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100, डेल्टा बी की वैल्यू है 0.02 डिवाइडेड बाई 1.27 मल्टीप्लाई बाई 100, इससे आपके पास वैल्यू बनेगी ऑलमोस्ट 1.57, राइट। फिर नेक्स्ट आपके पास है सी की वैल्यू, सो परसेंटेज uncertainty in C is 0.01 divided by 0.83 multiplied by 100, right, और इससे आपके पास वैल्यू बन रही है 1.2, राइट, ये वो सिंपल आपने डिवीजन करनी है एंड देन यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 100, तो ये आपके पास अब इसकी अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट हो गई है, दीज आर होल नंबर्स, राइट। अब ये आपके पास क्या है, आपने अब ए में टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, राइट, तो उसके लिए आपने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू बी माइनस सी, ओके, दिस इज बी माइनस सी, राइट, ये देखिए, कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, वन सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है उसमें सिर्फ एक ही नंबर, एक ही डिजिट होना चाहिए, राइट। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन बी माइनस सी, ओके, सो 1.57 माइनस 1.2, राइट, 1.57 माइनस 1.2, एंड इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करें, ओके, दिस इज माइनस, ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये माइनस है, ओके, अब ये देखिए 1.57 1.2, so 7 5 minus 2 is 3 and 1 minus 1 is 0, right, so this is actually 0.37, and इसको जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 0.4%, ओके, 0.4% राउंडिंग ऑफ की रूल्स अप्लाई करी, राइट, क्योंकि आपने सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर में आपको आंसर चाहिए, राइट, क्योंकि ये देखिए डेसिमल से पहले जो जीरो होता है ना, दैट इज अ लीडिंग जीरो, तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं होता, इट मींस इट हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर एंड दैट इज 4, राइट, तो इसमें आपके जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। तो इसमें सिंपल पॉइंट क्या है कि जो आपके पास 0.001 या 2 या इस तरह डेसिमल वैल्यू होती है अनसर्टेनिटी की, तो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट देम इनटू अ स्मॉल सिंप्लीफाइड वैल्यू,
उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि ये डेल्टा बी है, दिस इज बी, डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। उस वैल्यू को कन्वर्ट करने के बाद देन यू कैन यूज इट फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ओके, नेक्स्ट MCQ is MCQ number 18. 3.14159 rounded off to 4 significant figures is। अब ये जो नंबर आपको गिवन है ना, इसको आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है, राइट। और इसमें सिंपल आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले रूल्स अप्लाई करने हैं। तो उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है? ए इज 3.141, 3.142, 3.1416, 3.140, राइट। तो अब ये देखें, यहाँ पे आप चेक करिए, ये वो 50 वाला जो हमारे पास केस था ना, दैट वाज एक्सेप्शनल केस, 50 केस। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 5 है, 5 इज योर n एंड दिस इज योर n-1, राइट। और ये आपका लास्ट डिजिट है। अब चूंकि 5 के बाद आपका नॉन जीरो नंबर है, इट मीन्स आपने n-1 को चेक करना है, यानी 5 से जो पिछला डिजिट है उसको आप चेक करिए। अगर वो even है तो आपने उसमें कुछ भी नहीं करना, यू नीड टू ऐड 0, राइट। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। लेकिन अगर वो ऑड नंबर है तो उसमें फिर आपने 1 ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे 1 इज एन ऑड नंबर, सो ये बन जाएगा 3.14, 1 + 1 is 2। तो ये आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर आ गया है। तो इसका सिंपल क्या है कि आप देखेंगे 5 के बाद 0 है, वो 50 केस था, वो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। अगर 5 के बाद नॉन जीरो नंबर है तो फिर आपने 5 से पिछला डिजिट देखना है। अगर वो इवन है तो आपने कुछ भी नहीं करना, उसको एज इट इज आपने करना है, ठीक है, एज इट इज आपने लिखना है। सपोज यहाँ पे आपके पास 2 होता है ना, तो आप इसको एज इट इज लिखते 3.142, लेकिन चूंकि यहाँ पे 1 है तो 1 इज एन ऑड नंबर। अगर ऑड है तो फिर आपने उसमें 1 ऐड करना है, ठीक है। तो 3.14 और 1 + 1 is 2। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपका आंसर राउंड ऑफ हो गया है। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। Okay, next MCQ is 19. During an experiment, one measured the weight of a bucket and found it 3.28 into 10⁻⁻15 kg. Right? The number of significant figures in this case are. अब इसमें सिंपल आपने कौन सा रूल अप्लाई करना है कि 10⁻⁻ is not considered as significant figure. Okay? अब ये देखिए, this is not a significant figure. Unit has no concern with the number of significant figures, right? So you need to calculate the number of significant figures in this number only. 3.28 ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये सारे सिग्निफिकेंट है। इट मीन्स 1, 2 and 3, 3 significant figures. Option D. MCQ number 20. 6 degree is equal to how much radians? Right? 6 degree is equal to how much radians? तो option A is π/6, π/30, π/24, π/12, right? अब इसका सिंपल तरीका क्या है? आपको पता है कि 1 डिग्री में π/180 रेडियंस होते हैं। 1 डिग्री कंटेन्स π/180 रेडियंस। इसको माइंड में बिठाए अभी। 1 डिग्री में इतने रेडियंस होते हैं, तो 6 डिग्रीज में कितने रेडियंस होंगे? ठीक है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करती है दैट इज ऑल्सो ईजी। लेकिन जो आपका टाइम सेविंग और सिंपल मेथड है इसका, वो ये है कि जो नंबर ऑफ डिग्रीज आपको गिवन है उसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करें π/180 से। नंबर ऑफ डिग्रीज जो आपको गिवन है विच इज 6 डिग्री इन दिस केस, उसको मल्टीप्लाई करें π/180 से, तो you will get the number of radians in that much degrees, right? Like you can solve it. 1 degree is equal to π/180 radians. Okay, so 6 degree equal to x radians. Cross multiply करें इसको, so x is equal to π/180 multiply by 6, which 6 π/180, and this is π/30 radians. ओके, विच इज योर ऑप्शन बी। तो इसका ट्रिक क्या है कि जो नंबर ऑफ डिग्रीज आपको गिवन है उसको सिंपल आप मल्टीप्लाई करिए π/180 से, तो इसके पास आपके पास क्या आ जाएगा? द नंबर ऑफ रेडियंस इन दैट मच डिग्रीज। सपोज यहाँ पे आपको गिवन होता 18 डिग्री इक्वल टू डैश रेडियंस, तो आप यहाँ पे क्या करते? 18 को मल्टीप्लाई करते π/180 से, और जो भी आपके पास आता है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियन।
यानी यहाँ पे डिग्री में जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, तो आपके पास डायरेक्ट रेडियन की वैल्यू आ जाएंगी। दिस इज द शॉर्टकट फॉर दिस वन, दिस टाइप ऑफ MCQ।